है ना। नमस्कार, अनादि टीवी की खास पेशकश सत्ता का फाइनल में आपका स्वागत है। मैं हूं रत्नाकर त्रिपाठी। मध्य प्रदेश में 28 विधानसभा सीटों पर होने जा रहे उपचुनावों से ठीक पहले एक और रोचक प्रसंग शुरू हो गया है। बीजेपी ने ट्विटर पर मैं भी शिवराज नाम से अभियान शुरू कर कांग्रेस के खिलाफ तगड़ा मोर्चा खोल दिया है। यह सब किसान कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष दिनेश गुर्जर के उस बयान के जवाब में किया गया है जिसमें उन्होंने शिवराज को भूखा नंगा कहा था। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने इस पलटवार की शुरुआत की। उन्होंने सभी भाजपाइयों से निवेदन किया कि वे ट्विटर पर अपनी प्रोफाइल पिक्चर बदलें। उनसे कहा गया है कि प्रोफाइल पिक्चर में अगले 24 घंटे के लिए वे मैं भी शिवराज कैंपेन चलाएं। इसके जरिए ये प्रचारित किया जाएगा कि शिवराज गरीब हैं तो उनके समर्थक भी उनकी ही तरह होने में गर्व का अनुभव करते हैं। गुर्जर के कहे पर शिवराज ने भी यही कहा था कि क्योंकि वह गरीब हैं इसलिए राज्य के गरीबों का दर्द महसूस कर उनके कल्याण के लिए काम कर पाते हैं। अब बीजेपी के इस कैंपेन से कांग्रेस निश्चित ही कुछ अधिक तकलीफ का सामना कर रही होगी। तो क्या है ये पूरा मामला और कैसे इसने तुरंत फुरत में तूल पकड़ लिया है, आइए ये जानते हैं। बीता लोकसभा चुनाव तो सबको एक खास बात के लिए खास तौर से याद होगा ही। राहुल गांधी जगह जगह नरेंद्र मोदी को चौकीदार की बजाय चोर बता रहे थे। जवाब में बीजेपी ने मैं भी चौकीदार अभियान चला दिया था। ट्विटर पर मोदी समर्थकों ने इसी स्लोगन को अपना प्रोफाइल बना दिया। नतीजा ये हुआ कि राहुल का नारा उनकी ही पार्टी पर भारी पड़ गया। अब मध्य प्रदेश में भी ऐसा ही होता दिखाई दे रहा है। मुख्यमंत्री के गरीब होने के कांग्रेस के कटाक्ष को बीजेपी में भी शिवराज के जरिए काउंटर कर रही है। 24 घंटे के इस अभियान के जरिए ट्विटर के माध्यम से कांग्रेस को घेरने का प्रयास शुरू कर दिया गया है, क्योंकि कांग्रेस के प्रवक्ता नरेंद्र सलूजा कल ही दिनेश गुर्जर के बयान को जस्टिफाई कर चुके हैं। इसलिए पार्टी की समस्या ये है कि वो बीजेपी के इस कैंपेन को पूरी ताकत से काउंटर भी नहीं कर पा रही है। राज्य में जिन सीटों पर उपचुनाव होने हैं उनमें से अधिकांश जगह गरीब वर्ग के वोटरों की बड़ी आबादी है। ऐसे में बीजेपी का स्लोगन अगर गरीब होना गुनाह है तो मैं भी शिवराज हूँ, इस वर्ग को खासा प्रभावित कर सकता है। बात भ्रष्टाचार के जरिए पैसा बनाने वाले आरोप की होती तो मामला अलग ठहरता, लेकिन यहाँ तो मामला गरीबी का है और बीजेपी ने इसे भुनाने में कोई कसर नहीं उठा रखी है। तो सबसे पहले सुनते हैं कि इस मसले पर अब तक किसने क्या कुछ कहा है। गरीबों के जीवन के कल्याण के लिए 24 घंटे लगा करके उनके लिए जी जान लगा करके मध्य प्रदेश के अंदर काम करता है, तो आप कहते हैं कि भूखा और नंगा है। ये 7.5 करोड़ जनता का, गरीबों का और किसानों का अपमान है। इस अपमान का जवाब कमलनाथ और दिग्विजय सिंह जी और कांग्रेस के केंद्रीय नेतृत्व को मैं कहना चाहता हूं, यह सामान्य मुद्दा नहीं है। आपने गरीबों का अपमान किया है, आपने किसानों का अपमान किया है। अरे हम नंगे भूखे हैं और नंगा भूखा व्यक्ति भी इस देश के अंदर, इस प्रदेश के अंदर अगर मुख्यमंत्री बनकर के जनता के गरीब कल्याण का काम करता है तो क्या वो अपराधी है? क्या वो अपराध करता है? इसका जवाब इस मध्य प्रदेश की 7.5 करोड़ जनता को और इन 28 विधानसभाओं के अंदर जो लोग सुन रहे हैं, कमलनाथ जी आपको मध्य प्रदेश की जनता आपका बोरी बिस्तर बांध करके दिल्ली और छिंदवाड़ा नहीं, आपको पश्चिम बंगाल के लिए रवाना करेगी। हम चुनाव को चुनाव की तरह लेते हैं, लेकिन पता नहीं कांग्रेस के मित्रों को क्या हो गया है। अब वो गरीबों को नंगे भूखे समझते हैं तो नंगा भूखा कहते हैं। ये उनके अंदर जो संस्कार है, जो भाव है, उसका प्रकटीकरण है। कल उन्हें एक नई उपमा दे दी, नंगे और भूखे हैं। ये नंगे और भूखे गरीबी का अपमान, गरीबों का अपमान, लेकिन ये इसके संस्कार है नंगा और भूखा कहना। मुझे कोई आपत्ति नहीं, स्वागत है। हम नंगे भूखे ही अच्छे हैं, हमें नंगे भूखे रहने। आप उद्योगपति हैं, बड़े आदमी हैं, शहंशाह हैं, हम नंगे भूखे हैं, अच्छे हैं। हम तो ये गरीब बना के भगवान ने परमानेंट नहीं भेजा, ईश्वर समदर्शी है। ये गरीबी और अमीरी का भेद पैदा किया तुम जैसे लोगों ने। अपनी बुद्धि, कुटिलता और ताकत का इस्तेमाल करके कुछ लोग उद्योगपति, धनवान बन गए, बाकी गरीब रह गए। एक्टर है, पता नहीं क्यों शाहरुख खान और
सलमान खान, कैटरीना कैफ, जैकलीन फर्नांडिस, बार बार क्यों उनको याद आता? मुझसे कहते मैं एक्टिंग करने जाऊं, कुछ भी कह लो, मजाक उड़ाओ मेरा, मैं नंगा भूखा हूं, लेकिन गरीबों को उनका हक दिलवा के रहूंगा। इस मध्य प्रदेश के खजाने पर पहला हक और अधिकार है तो गरीबों का है, गरीबों का है, गरीबों का है। कांग्रेस ने नंगे भूखे कहकर गरीबी और गरीबों की दोनों की मजाक उड़ाई है। गरीबी और गरीबों की मजाक उड़ाने वाले सुन लो, अब सोशल मीडिया में हर गरीब कहने लगा है, हर गरीब बताने लगा है, हर गरीब अपने फोटो की जगह शिवराज जी की फोटो डालकर कह रहा है कि मैं भी गरीब की आवाज हूं, हाँ मैं भी शिवराज हूं। जगह जगह, चाहे सोशल मीडिया पर, फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, ट्विटर पर, तमाम जगह गरीबों की आवाज शिवराज के साथ मिलकर उजागर हो रही है। उनको बताना पड़ेगा, जवाब उनको देना पड़ेगा कि मध्य प्रदेश ने गरीबों को जिस प्रकार से उन्हें कुचला, जिस प्रकार से योजनाएं बंद की, जिस प्रकार से उनकी रोटी कपड़ा मकान की चल रही योजनाओं को बंद किया, उसका जवाब तो उनको देना पड़ेगा। और नंगे भूखे कहकर मजाक उड़ाते हो, उपहास करते हो। ये वही कमलनाथ जी हैं जिन्होंने कहा था कि महंगाई इसलिए बढ़ रही है कि 2 जून की रोटी गरीब खाने लगा है। जवाब तो आपको देना पड़ेगा। मैं भी गरीब की आवाज हूं क्योंकि मैं भी शिवराज हूं। मेरे कांग्रेस के किसान नेता दिनेश गुर्जर ने जो सवाल किया कि क्या शिवराज सिंह नंगे भूखे किसान हैं, अपने आप को सदैव नंगा भूखा और गरीब बताने वाले शिवराज सिंह चौहान जी, क्या आप वाकई में गरीब किसान हैं? आप कितना भी ड्रामा कर लीजिए, कितना भी झूठ बोल लीजिए, सब सत्य जानते हैं कि शिवराज सिंह चौहान जैसा बड़ा काश्तकार, पैसे से समृद्ध और अपने आप में उड़न खटोले से नीचे नहीं उतरने वाला, कहता पाँव पाँव वाला भैया है और उड़न खटोले से नीचे नहीं उतरता। ऐसे व्यक्ति का ये ढोंग जनता जान चुकी है, समझ चुकी है। इसलिए मध्य प्रदेश के उपचुनाव में आप कितनी भी रणनीति कर लें, आपकी हार तय है। कमलनाथ सरकार की वापसी निश्चित है। 28 सीटों पर होने जा रहे विधानसभा उपचुनाव को लेकर बीजेपी और कांग्रेस जमीनी स्तर पर तो प्रचार प्रसार में जुटी हुई ही है। इसके साथ ही डिजिटल प्लेटफॉर्म पर भी दोनों के बीच कड़ा मुकाबला देखने को मिल रहा है। आए दिन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर दोनों पार्टियां एक दूसरे के नेताओं पर तंज कसते हुए वीडियो अपलोड कर रही हैं। इतना ही नहीं, बीजेपी ने तो अपने दिग्गज नेताओं के रोजाना जनसंवाद का कार्यक्रम सोशल मीडिया पर फिक्स कर दिया है। और अब बीजेपी का नया स्लोगन, अगर गरीब होना गुनाह है तो मैं भी शिवराज हूँ, जनता को कितना प्रभावित करता है ये देखना दिलचस्प होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी। इस विषय पर चर्चा करेंगे हमारे एडिटर इन चीफ प्रकाश भटनागर, एसोसिएट एडिटर प्रभु पटेरिया और ब्यूरो हेड ब्रजेश चौकसे से। प्रकाश जी, पहला सवाल आपसे, मध्य प्रदेश में अमीर और गरीब के बीच की ये जंग आगे क्या रूप लेने जा रही है उपचुनाव तक? देखिए रत्नाकर, मुझे लगता है कि ये मुद्दा उठा के कांग्रेस ने बहुत बड़ी गलती की। दिनेश गुर्जर हालांकि बहुत छोटे से नेता हैं, लेकिन उन्होंने जो कहा और जिस तरह से बीजेपी ने उसको भुनाया, तो आप इस बात पे गौर करो कि इन 13 साल जब शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री रहे, तो जो कभी ब्राह्मण बनियों की पार्टी कहलाती थी बीजेपी, वो बैकवर्ड क्लास और प्रो गरीब छवि बनाने में कामयाब हुई। शिवराज सिंह चौहान की योजनाएं नीचे तक गरीब और समाज का, जो दीनदयाल जी का जो ये मंत्र पाठ करते हैं कि अंतिम समाज के अंतिम व्यक्ति तक, तो उन्होंने बकायदा ईमानदारी से ऐसी ढेर सारी योजनाएं बनाई हैं। संबल योजना तो उनके आखिरी कार्यकाल की है, उसके पहले उन्होंने किसानों को 0% ब्याज दिया। उसके अलावा महिलाओं के लिए कई सारी योजनाएं बनाई। तो समाज के कमजोर तबकों को भारतीय जनता पार्टी से जिस कामयाबी के साथ शिवराज सिंह चौहान ने जोड़ा, उसी का नतीजा है कि 2008 में, 2013 में दोनों बार सरकार रिपीट हुई और 2018 में जब चुनाव के नतीजे आए, तो आप उसे शिवराज के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी नहीं कह सकते हैं। निश्चित तौर पे वो कई विधायकों के प्रति एंटी इनकम्बेंसी थी, जिसके कारण बीजेपी कुछ सीटों पर पिछड़ गई, कुछ रणनीतिक चूक उससे हुई और उसके नतीजे में कांग्रेस की सरकार को भी जनादेश नहीं मिला था, उन्होंने भी जोड़ तोड़ करके बनाई थी। तो निश्चित तौर पर जो दिनेश गुर्जर ने कहा कि कमलनाथ बहुत बड़े उद्योगपति हैं, स्वाभाविक है। निश्चित तौर पर मैं अभी कांग्रेस प्रवक्ता को सुन रहा था, वो कह रहे थे कि शिवराज सिंह चौहान पांव पांव वाले भैया थे और अब उड़न खटोले से नीचे नहीं उतरते हैं। लेकिन ये हकीकत है कि शिवराज सिंह चौहान जब तक मुख्यमंत्री नहीं बने थे, वो जनता के बीच पैदल भी घूमे, और अब जब मुख्यमंत्री हो गए हैं
तो हेलीकॉप्टर से सहित हर अच्छे बुरे मौके पर जनता के बीच पहुंचना उनकी खासियत है। तो मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के शिवराज सिंह चौहान का जो कैरेक्टर है, शिवराज सिंह चौहान की जो नेतृत्व क्षमता है, उससे पार पाना इस समय कांग्रेस के लिए बड़ा मुश्किल है। जी जी प्रभु जी, जिस पार्टी ने कभी नारा दिया था गरीबी हटाओ, उसी पार्टी ने मध्य प्रदेश में एक तरीके से कह दिया गरीब को हटाओ सत्ता से। एक सवाल यहाँ सहज रूप से उठता है कि शिवराज सिंह चौहान ने जिस तरीके से इस मुद्दे को लपका और मैं भी चौकीदार की तर्ज पर इसे कांग्रेस के खिलाफ बहुत ही घातक अस्त्र के रूप में उछाला है, तो क्या शिवराज सिंह चौहान का, जैसे हमने बीच में भी देखा, घुटनों के बल बैठना, मध्य प्रदेश मेरा मंदिर, यही बातें नरेंद्र मोदी गुजरात के लिए कहा करते थे। नरेंद्र मोदी ने कैंपेन चलवाया था मैं भी चौकीदार वाला। शिवराज सिंह चौहान नरेंद्र मोदी से बहुत ज़्यादा इंस्पायर दिख रहे हैं इस मामले में। देखिए रत्नाकर जी, भारत के हिसाब से यदि मैं कहूं तो देश के लिए बहुत अच्छी बात है कि शिवराज सिंह चौहान जैसे व्यक्ति को कांग्रेस पार्टी के एक बड़े नेता ने गरीब कहा है, नंगा भूखा कहा है। शिवराज सिंह चौहान लगभग 14 साल से मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, करीब 2.5 लाख रुपया महीना वेतन पाते हैं, और जिस देश में लोगों को 2 जून की रोटी नसीब ना हो रही हो, उस देश में 2.5 लाख वेतन पाने वाले व्यक्ति को भी यदि आप गरीब की श्रेणी में रखते हैं तो स्वाभाविक तौर पर वो गरीब जो बेचारे को रोटी का संकट है, उसको कहीं ना कहीं एक सुकून मिलता होगा। उसकी परिस्थितियों में, उसकी आर्थिक स्थिति में जो आर्थिक श्रेणी है उसका उन्नयन वो अपने आप में महसूस करेगा, और केंद्र सरकार को भी उन्नयन कर देना चाहिए इस मामले में। तो ये जो है कांग्रेस ने ये कहा है कि कुल्हाड़ी पर अपने पैरों पे नहीं मारी है, कुल्हाड़ी पर पैर मारा है। और बिल्कुल रत्नाकर जी, आप जो कह रहे हैं बिल्कुल वही हुआ है। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी के संदर्भ में चौकीदार चोर है नारे को अपने पक्ष में बुला लिया, उन्हें एक सबसे गरीब सबके से जोड़ लिया नरेंद्र मोदी ने, प्रधानमंत्री ने अपने आप को, लगभग वही शिवराज सिंह चौहान करने वाले हैं कि वो भी भले वो इनकम टैक्स पे ही है, भले शिवराज सिंह चौहान अपनी संपत्ति का विवरण देते हैं, उसमें बिल्कुल साफ साफ लिखा हुआ कि उनकी कितनी आय है, कितना वो है, और गरीब की क्या श्रेणी होती है उस श्रेणी से वो बाहर दिखते हैं अपने संपत्ति विवरण में। लेकिन यदि कांग्रेस को नंगे भूखे दिखते हैं तो शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि हाँ आप कह रहे हो तो हाँ मैं नंगा भूखा हूँ, क्योंकि वो पूरी सेवा उसी जनार्दन की कर रहे हैं जो अंत्योदय की बात वो करते हैं। भारतीय जनता पार्टी बात करती है अंत्योदय की, शिवराज सिंह चौहान वही काम कर रहे हैं अंत्योदय का कि समाज की सबसे अंतिम पंक्ति पर व्यक्ति जो खड़ा है उसकी सेवा की जाए, उसका उत्कर्ष किया जाए, उसको उत्थान किया जाए। तो यदि वहां से उनका जो रिश्ता जोड़ रहे हैं तो उनको बहुत सहज स्वीकार है। लेकिन रत्नाकर, इसके पीछे का एक दूसरा पहलू भी है कि कांग्रेस के एक नेता दिनेश गुर्जर ने, जैसा भटनागर जी ने कहा कि बहुत छोटे कद के नेता, कांग्रेस के बहुत बड़े नेता नहीं है, उन्होंने ये बयान दिया। लेकिन कांग्रेस के तमाम बड़े नेता, बाकी अभी हम जिस प्रवक्ता को सुन रहे थे वो भी यही कह रहे हैं, शिवराज सिंह चौहान अच्छे भले नेता है। अब शिवराज सिंह चौहान को नंगे भूखे कहने का जो उनसे गलती हुई उसको बदलने की कोशिश कर रहे हैं। वो ये साबित करने की कोशिश कर रहे हैं कि शिवराज सिंह चौहान हेलीकॉप्टर में घूमते हैं, शिवराज सिंह चौहान के पास अपना खेती किसानी अच्छी खासी है, शिवराज सिंह चौहान के अच्छा है। तो ये एक तरीके से कांग्रेस ने जो गलती की है उसका खामियाजा भुगतने की कोशिश कर रही है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी चूंकि चुनाव में है और चुनाव में मुद्दा मिला है, उनको वो लीड लेने का मौका है, तो स्वाभाविक तौर पर भाजपा ने उसको लीड लिया और एक तरीके से कैंपेन जो चला दिया बीजेपी ने सोशल मीडिया पर, चाहे ट्विटर पे कहें, चाहे फेसबुक पर कहें, या व्हाट्सएप जैसे और भी दूसरे इंस्टाग्राम जैसे फोरम पर, तो वो वाकई में ट्रेंड कर रहा है और आम आदमी से कहीं ना कहीं कोरिलेट कर रहा है। रत्नाकर जी, आप भी कोरिलेट करेंगे, मैं भी कोरिलेट करूंगा, वो हमारे गली का मोची भी कोरिलेट करेगा और सब्जी बेचने वाला भी और दूध वाला भी इससे कोरिलेट करेगा कि यदि हम गरीब हैं, हमारा मुख्यमंत्री भी गरीब है, तो हम एक जैसे हैं, एक श्रेणी के लोग। ब्रजेश जी, आपके पास आते हैं। जिस समय दिग्विजय सिंह मुख्यमंत्री हुआ करते थे तब देश की नंबर 1 मैगजीन ने उनके लिए लिखा था कि मुख्यमंत्री जो है लगभग अपना हर सूर्योदय उड़न खटोले में बैठकर ही देखते हैं। जाहिर सी बात है, किसी मुख्यमंत्री के लिए जनता के बीच लगातार जाना, जनता से सतत संपर्क में रहना, कार्यक्रमों के सिलसिले में हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल करना एक उसकी नेसेसिटी बन जाती है, ज़रूरत बन जाती है। ऐसे में दुर्गेश शर्मा जब ये बात कहते हैं कि मुख्यमंत्री उड़न खटोले में ही घूमते रहते हैं, तो क्या कहीं ये नहीं लगता कि कांग्रेस के पास गुर्जर के बयान को डिफेंड करने के लिए कोई बात रह ही नहीं गई है? रत्नाकर जी, आपने सही कहा है। कांग्रेस इससे अच्छा होता कि इस बयान से दरकिनार कर लेती है अपने आप को, तो ज़्यादा फायदेमंद रहती।
क्योंकि आपने देखा होगा कि उनके पूर्व तत्कालीन विदेश मंत्री थे, राज्य मंत्री थे शशि थरूर, उन्होंने एक कैटल क्लास बोल दिया था जिससे पूरी पार्टी ने किनारा कर लिया था, क्योंकि वो एक वर्ग के उसमें जाती है। हमेशा आपने देखा होगा कि एक जो वर्ग है वो तो फिक्स रहता है वोटर जिसको यहाँ देना है, लेकिन जो निचला स्तर का जो वोटर है वो उसके हिसाब से मतदान करता है, जो सरकार बनाने में जिसकी अहम भूमिका रहती है। इसी कारण से सरकारें हमेशा उनको लेकर योजनाएं बनाती है और बनाना भी चाहिए, क्योंकि भाजपा का तो एक उद्देश्य है और एक मूल मंत्र है कि अंतिम व्यक्ति तक सेवा पहुंचे उसकी। तो जो योजनाएं बनती हैं आपने देखा वो गरीबों को, और इंदिरा गांधी ने कहा था गरीब हटाओ, तो गरीबों को लेकर योजनाएं बनती रही हैं ताकि सरकारों को फायदा होता रहे। और ऐसे में यदि कांग्रेस ये कहती है कि नंगे भूखे हैं तो ये सीधा सीधा गरीबों से जुड़ता है, और भाजपा ने इस मुद्दे को भुना लिया, मतलब कैप्चर कर लिया है और उन्होंने चौकीदार चोर की तरह इसको ले लिया है और पूरे चुनाव की कैंपेन उस पर केंद्रित कर दिए, क्योंकि ये गरीबों की अस्मिता से जोड़ दिया है उन्होंने। शिवराज जी पे अटैक ना करके, शिवराज जी पे जो अटैक हुआ था भाजपा में जो किया गया था, उन्होंने उसको गरीब पर, हर एक आम आदमी पर ले गए हैं कि हर आदमी को ये लगे कि मुझ पे अटैक कहा है, मुझे अपमानित किया है, शिवराज जी को अपमानित नहीं किया है। तो भाजपा उसको इस स्तर पर ले जा रही है जो उसके लिए फायदेमंद साबित होगा। जी जी। और रही बात जैसे आपने कहा उड़न खटोले की, तो जब शिवराज जी जमीनी नेता थे, पाँव वाले भैया, तब पाँव पे ही चलना थी उनको। आज और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कोई भी बनेगा, चाहे वो दिग्विजय सिंह बने, उसको प्रदेश के हर कोने में पहुंचने की वो जरूरत रहती, तो उड़न खटोला इसीलिए होता है। यदि आज वो पैदल चलेगा तो बालाघाट पहुंच जाएगा क्या? तो इस तरह के सवाल उठाकर कांग्रेस अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार रही है, जैसे कि पटेरिया जी ने कहा है। इससे अच्छा बढ़िया ये होता है कि वो इस नंगे भूखे से किनारा कर जाती और उनको एक नेता का बयान देती तो शायद उनको चुनाव में फायदा मिलता है इससे। जी जी। प्रकाश भटनागर जी, कांग्रेस बुरी तरीके से घिरी हुई दिख रही है। दुर्गेश शर्मा की बाइट से लगा कि उनके पास बहुत ज़्यादा कोई वजनदार तर्क नहीं है। अब राज्य के मुख्य विपक्षी दल के पास इस स्थिति से निकलने के लिए डैमेज कंट्रोल जैसा कोई उपाय बचा है क्या? देखिए, मुझे लगता है कि जो डैमेज कंट्रोल या जो आक्रामकता कांग्रेस को दिखानी चाहिए थी, वो कांग्रेस ने एक जगह कुल्हाड़ी पे पांव नहीं रखा, हर जगह कुल्हाड़ी पे पांव रखा है। जिस तरह से उन्होंने उम्मीदवारों का चयन किया, भारतीय जनता पार्टी से ले आए, बीएसपी से लेके आए, और उन्होंने अपनी कंगाली जाहिर की कि हमारे पास चुनाव लड़ने के लिए नेता नहीं है इन क्षेत्रों में। और स्वाभाविक भी है कि कांग्रेस, यदि ग्वालियर चंबल संभाग में सिंधिया ही इकलौते नेता थे, दूसरा कोई नेता नहीं था, तो एक बड़ी स्वाभाविक स्थिति है। आप देखेंगे कि कई जगह इस बार बूथ के ऊपर कांग्रेस के पास बैठने के लिए कार्यकर्ता भी नहीं होते। तो कांग्रेस निश्चित तौर पर गलतियों पर गलतियां कर रही है, और इस समय कांग्रेस का जो कैंपेन चल रहा है वो अकेले कमलनाथ ये कर रहे हैं, जो भी कुछ कर रहे हैं वो कमलनाथ कर रहे हैं। चाहे उम्मीदवारों के चयन का मामला हो, एक ब्यावरा वाली सीट को छोड़ दे तो बाकी सब जगह कमलनाथ ने अपनी मर्जी से, अपनी रणनीति के तहत उम्मीदवारों को मैदान में उतारा है। अब प्रचार में भी देखेंगे तो कमलनाथ अकेले हैं, लेकिन क्या कमलनाथ उस तरह के नेता हैं जो मध्य प्रदेश की जनता में मांस अपील रखते हो? ये एक बड़ा सवाल है। इसकी उनकी तुलना में शिवराज सिंह चौहान या ज्योतिरादित्य सिंधिया या चाहे वीडी शर्मा, कई सारे, ज्योतिरादित्य सिंधिया को हम मान सकते हैं कि सोने का चम्मच लेकर पैदा हुए, लेकिन शिवराज सिंह चौहान एक बिल्कुल ग्रामीण पृष्ठभूमि से, एक किसान परिवार से और बड़े नीचे से ऊपर तक गए। इसी तरह के उदाहरण बाकी भी हैं, कई सारे उदाहरण हैं। लेकिन कांग्रेस के अंदर अब कमलनाथ तो स्वाभाविक तौर पे कांग्रेस के कई सारे नेता ऐसे हैं जो सीधे सोने का चम्मच लेके पैदा हुए हैं। और दूसरी बात कि जब नेताओं के बेटे राजनीति में आ रहे हैं तो जिन्होंने जीवन में कभी संघर्ष किया ही नहीं है, तो वो इस तरह की बात जरूर कर सकते हैं कि शिवराज सिंह चौहान तो नंगे भूखों के परिवार से थे और कमलनाथ तो हमेशा से उद्योगपति रहे। तो असल में जो गरीबों का दर्द जान समझ सकता है रत्नाकर, वो वही हो सकता है जो नीचे से ऊपर आया। जी जी। पटेरिया जी, एक सवाल यहाँ पर यह भी उठता है कि कुछ दिन पहले फूल सिंह बरैया का एक जो वीडियो आया था सामने, वो अभी तक क्लियर नहीं हुआ है कि नया था या पुराना था। कांग्रेस का कहना था पुराना है, शिकायत करने वालों का कहना है कि वो नया है। अब फूल सिंह बरैया के बाद अब दिनेश गुर्जर ने इस तरीके की एक बात कही है जिससे कांग्रेस पार्टी मुश्किल में आ रही। बावजूद उसके इन दोनों घटनाक्रमों में कांग्रेस ने अनुशासनात्मक कार्रवाई की कोई पहल नहीं की। खैर, ये पार्टी का इंटरनल मामला है, लेकिन यदि इन दो बयानों की वजह से कांग्रेस को उपचुनावों में अधिक नुकसान सहना पड़ता है, तो क्या कमलनाथ का जो पॉलिटिकल ग्राफ है, क्योंकि प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष वही हैं, वो और ज्यादा नीचे की तरफ नहीं चला जाएगा?
बिल्कुल रत्नाकर जी, आप सही कह रहे हैं। अब देखिए, जो दिनेश गुर्जर का ये बयान आने के बाद आप देखिए, कल जब ये बयान आया था तो मीडिया विभाग के जो है कोऑर्डिनेटर कांग्रेस के नरेंद्र सलूजा, वो सफाई दे रहे थे कि उनके कहने का आशय ये नहीं था, उनका कहने का आशय ऐसा था, उनका कहने का आशय वैसा था। उन्हें तमाम तरीके की दलीलें दी। आज हमने जिसकी बाइट सुनाई है कांग्रेस के प्रवक्ता की दुर्गेश शर्मा, उनने उस बात को पूरी तरह ट्विस्ट कर दिया। उनने इस बात को ट्विस्ट कर दिया कि दिनेश गुर्जर ने एक सवाल किया कि शिवराज सिंह चौहान अपने आप को नंगा भूखा कहते हैं। ऐसे ही बयान ऐसा नहीं था रत्नाकर जी, आपने भी सुना है, हमने भी सुना है, वो तो सोशल मीडिया पे चल स्टेटमेंट रहा है, था। सारे इलेक्ट्रॉनिक चैनलों पे चल रहा है। तो रत्नाकर जी, ये जो कांग्रेस का जो बयान है वो स्वाभाविक तौर पर उनको निशानदेह साबित हुआ है, इसलिए कांग्रेस इस पर डिफेंसिव मोड पर चली गई है। रही बात अनुशासन कमेटी की, तो ऐसा कोई कार्रवाई कांग्रेस चुनाव के मौके पर करने वाली नहीं है, लेकिन ये जरूर है कि उन्हें भारतीय जनता पार्टी को जो 6 महीने की सरकार की जो असफलताएं थी कोरोना काल में, उससे हटकर अपना बचाव करने और कांग्रेस पर एक बड़ा हमला करने का मौका दे दिया। ये कांग्रेस के लिए एक तरीके से कहे परमाणु बम गिरा है कांग्रेस के ऊपर, जिसको उनकी पार्टी के ही नेता ने गिराया है। इसकी काट कांग्रेस के किसी नेता के पास नहीं है और 3 नवंबर तक ये अभी तक सरगर्म रहने वाला मुद्दा। और हो सकता है जैसे चौकीदार, मैं हूँ चौकीदार का नारा चला था बहुत गंभीरता से, वैसा ही ये मैं गरीब हूँ जो है, मैं नंगा भूखा हूँ, ये नारा बहुत तेजी से चल सकता है। और भारतीय जनता पार्टी को खासा सपोर्ट इसमें खासकर ग्रामीण अंचल पर उन क्षेत्रों में मिल सकता है जहां पर की जो रूरल मतदाता है या छोटे कस्बाई इलाके हैं, तो भारतीय जनता पार्टी बहुत तेजी से इसमें गेन करने वाली है। उसके बाद कमलनाथ जी को वही होगा जिसकी अंदाजा लोग लगा रहे हैं कि कमलनाथ जी को या तो छिंदवाड़ा में विश्राम करना पड़ेगा या उनको दिल्ली में जाकर विश्राम करना पड़ेगा, क्योंकि उद्योगपति हैं मूलतः, मध्य प्रदेश से उनका नाता ही खत्म हो जाने वाला है। जी जी हाँ, इसीलिए वीडी शर्मा को हमने सुना जिन्होंने कहा कि छिंदवाड़ा तो दूर है, उन्हें वेस्ट बंगाल वापस चले जाना पड़ेगा, मतलब बोरिया बिस्तर बांधने जैसी चीज़ें। ब्रजेश चौकसे जी, एक यहाँ पर सवाल और उठता है कि कांग्रेस को अक्सर ऐसे मौक़ों पर अपने संकट मोचक, कम से कम मध्य प्रदेश के स्तर पे दिग्विजय सिंह का एक समर्थन मिल जाता था, वो बातों को अब बड़ी खूबी से अपने पक्ष में, पार्टी के पक्ष में पेश करने में माहिर हैं। लेकिन 24 घंटे से ज़्यादा हो गए, इनफैक्ट 2 दिन हो रहे हैं, दिग्विजय सिंह देख भी रहे होंगे कि पार्टी की कितनी भद पिट रही है, उसके बावजूद इस मसले पर उनकी खामोशी क्या कोई संकेत दे रही है? रत्नाकर जी, जैसे कि आपने कहा है कि हमेशा दिग्विजय सिंह को पार्टी ने संकट मोचन के रूप में इस्तेमाल किया है। जैसे यूपीए की सरकार थी तो कहा जाता था कि जब भी सरकार घिरती थी या संकट में आती थी तो दिग्विजय सिंह को ऐसा बयान दे देते थे। उस टाइम पे तो वो राहुल गांधी के गुरु के रूप में प्रचारित थे, तो ऐसा बयान दे देते थे कि पार्टी उस सब चीज़ों को भूलकर उस बयान के पीछे पड़ जाती। लेकिन आप दिग्विजय सिंह जी के बयानों को देखेंगे तो उनके बयान पार्टी को दूसरे लंबे स्तर पर जाकर नुकसानदायक रहे हैं, चाहे वो ओसमा जी कहें, चाहे जो भी कहें, उनके जो बयान आए हैं तो ऐसे ही तरह के बयान रहे। हो सकता है दिग्विजय सिंह जी के पास ऐसा कोई फार्मूला हो कि इस बयान से किस तरह से पार्टी को निकाल ले जाएं, और अभी वो देख रहे हों, सोच रहे हो कि अभी इसको और उलझने दीजिए, इसके बाद में संकट मोचन बन के आऊँगा और सारा श्रेय ले जाएंगे। तो ये जब तक तो भाजपा इसको इस स्तर पर ले जाएगी, एक आम आदमी तक ले जाएगी, तो हो सकता है मुश्किल हो। और वो दिग्विजय सिंह जी क्या है, हो सकता है पूरी कांग्रेस ही सोच रही हो कि अभी इससे कैसे बचाव करें, कमलनाथ जी भी सोच रहे हो, लेकिन जिस तरह से उनके प्रवक्ताओं के बयान आ रहे हैं कि वो और आक्रामक होते जा रहे हैं इस बयान को लेकर, सफाई देने की जगह और उल्टा शिवराज जी को निशाना बना रहे हैं, तो वो उनके लिए नुकसानदायक हो सकता है। जी जी प्रकाश जी, जैसा कि अभी हमारे बीच बातचीत में आए अभी कि बाकी के जो सारे मुद्दे थे सेट असाइड हो गए एक तरीके से, लेकिन क्या ये स्थिति चुनाव तक बनी रहेगी? क्या यही एक मुद्दा चुनाव में हावी रहेगा, या कांग्रेस के खिलाफ बीजेपी के पास कर्ज वगैरह के जो मामले हैं उनका भी पार्टी इस्तेमाल करेगी? देखिए, मुझे लगता है कि ये इकलौता मुद्दा नहीं है, ये आक्रमण करने का एक तरीका। अभी तो रत्नाकर जी चुनाव अपने उफान पर आना बाकी है, अभी नामांकन की प्रक्रिया शुरू हुई है, तो मुझे लगता है आगे और ऐसी चीजें होगी। सवाल ये है कि आपके विपक्षी ने क्या कहा है, उसे कैसे पकड़ना और कैसे भुनाना है। इस रणनीति में जितनी बीजेपी माहिर है, कांग्रेस इनकी तुलना में बहुत पीछे है। जी जी, तो मतलब ये है कि अभी इस तरीके के इश्यूज और बढ़ सकते हैं। जाहिर सी बात है कि बयानबाजी का सिलसिला भी और तेज़ होता चला जाएगा। प्रभु जी, इस सब के बीच में एक बड़ी अजीब सी चीज़ नज़र आ रही है अभी तक के चुनाव में, वो ये है कि मतदाता एक तरीके से खामोश है, कोई वेव उसके भीतर नज़र नहीं आ रही है। इसकी क्या वजह हो सकती है? मतदाता उदासीन है या नाराज़ है?
देखिए रत्नाकर जी, मतदाता खुद होकर बोलने नहीं आता है। अनादि टीवी की टीम खुद अलग अलग चुनाव क्षेत्रों पर मौजूद है। मैं भी एक दो जगह गया था और वहां पर जब हम सवाल कर रहे हैं मतदाता से तो वो जरूर अपनी राय प्रकट कर रहा है। उसकी क्या समस्याएं हैं उस पर बात करता है, वो कर्ज माफी पर बात करता है, वो बेरोजगारी पर बात करता है, वो संबल योजना पे भी बात करता है, बिजली के बिल पर भी बात करता है, मुख्यमंत्री के कार्यकाल को लेकर भी वो बात करता है सरकारों के, और उनका जो अपना जनप्रतिनिधि है जिसने इस्तीफा दिया या जो अभी है उसको लेकर भी वो बात करता है। तो मतदाता पूरी तरह बात कर रहा है, लेकिन उसके पास पहुंचने वाले लोगों की कमी है। जी जी। मतदाता ने अपना मन बना चुका है, उसको कहाँ जाना है, उसको पूरी तरह, क्योंकि उसके पास दोनों पिक्चरें क्लियर है। अभी तक ये था रत्नाकर जी कि यदि हम कहें पहले देखें 2018 तक दिसंबर, तो 15 साल की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ही उसने देखी थी। उसको दिग्विजय सिंह की सरकार या कांग्रेस सरकार के बारे में बताया जाता था। उसने 15 महीने की कांग्रेस सरकार भी देख ली है, इसके 15 साल की भाजपा सरकार भी देख ली और इस 6 महीने की भाजपा सरकार भी देख ली। तो अपना निर्णय मतदाता ईवीएम में क्या देगा वो तय कर चुका है। जी जी। तो सुना आपने इस चर्चा को। निश्चित रूप से कांग्रेस के सामने बड़ी ऑड पोजीशन पैदा हो गई। उसके नेता अपने एक छोटे से नेता को, कांग्रेस के बड़े से बड़े नेता अपने एक छोटे से नेता के बयान को लेकर भी बैकफुट पर आ गए हैं, बचाव की मुद्रा में आ गए हैं और भाजपा उतनी ही आक्रामक हो गई है। आने वाले समय में ये जंग और क्या क्या नए रंग दिखाएगी ये देखने वाली बात होगी। अब आज का कार्यक्रम यहीं समाप्त करने की इजाज़त दीजिए। आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।